हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस नंबर बढ़ावा कराया जाएगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न आ सकते हैं उनको फिर देखा जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जरा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से लेकर के 150 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो जरा नोट करिएगा, 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक का अगर संख्या की बात करा जाए कि ये सब अभाज्य संख्याओं की बात हम कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे हम। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो होती है 25। क्या होती है? 25। अगर इसके योग की बात करा जाए तो होता है 1060 और अगर इसके औसत की बात करा जाए, अगर इसके औसत की तो 42.4 होता है इसका औसत। अगर वहीं पर बात करा जाए 1 से लेकर के 50 तक तो जो संख्या होती है वो होती है 15 और जो इनका योग होता है वो होता है 328 और जो इनका औसत होता है वो होता है 21.867 होता है। और वहीं पर अगर 50 से लेकर के 100 तक की बात करा जाए तो जो कुल संख्या होती है वो होती है 10 और जो योग होता है वो होता है 732 और जो औसत की बात करा जाए तो 73.2। तो दोस्तों देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हैं ये, और किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 50 तक जो सभी संख्याओं का औसत है वो कितना है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। रीजन इस वजह से हम कर रहे हैं याद करने के लिए क्योंकि इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कुल लेकर के 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को लिखना पड़ेगा, फिर बताइए जोड़ना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया कहा है ना, इस चीज को याद कर लेते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की 25 संख्याएं होती हैं, ये 15 संख्याएं होती हैं, ये 10 संख्याएं होती हैं 50 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं होती क्या है? जो एक और अपने के अलावा और किसी से नहीं करती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर उनका योग पूछेगा तो 1060 बता दीजिएगा 1 से लेकर के 100 तक। 1 से 50 का योग पूछेगा 328 बता दीजिएगा। 50 से लेकर 100 तक का पूछेगा 732 बता दीजिएगा। औसत आपको पता है। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, 1 से लेकर के 100 पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जरा वो देख लिया जाए। तो 1 से लेकर के 100 तक अगर अंकों का योग की बात करता है, देखिए अंकों का योग और संख्याओं के योग में अंतर है, ये सवाल हम आपको बता भी चुके हैं। तो ये नोट करिएगा, अंकों का योग होता है 901। कितना होता है? 901। और वहीं पर संख्याओं का योग की बात करें तो 50-50 होता है। कितना होता है? 50-50। और वहीं पर अगर औसत की बात करें तो ये इतना होता है। ठीक है ना? तो ये सब नोट करने वाली बात है। 1 से लेकर के 100 तक अगर वही बात करें कि 1 से लेकर के 100 तक अगर सम संख्याओं का योग की बात करें तो आपको फार्मूला पता है कि सम संख्याओं का जो योग का फार्मूला लिखिएगा n × n+1। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल सम संख्या कितनी है? 50 है। तो 50 × 51 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 25-50। अगर वहीं पर विषम संख्या की बात करेगा तो विषम संख्याओं का फार्मूला लिखिएगा, वो होता है n²। तो अगर योग ज्ञात करेंगे तो कितनी संख्या होती है 1 से लेकर के 100 तक? ये सब 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्या होती है? तो संख्याएं होती हैं टोटल 50। तो 50 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500। ये उनका योग हो गया। औसत ज्ञात सकते हैं /50 वो औसत ज्ञात हो जाएगा। तो ये सब लेकर के 1 से लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं। अगर वहीं पर प्रश्न की एक बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रश्न जरा सा देखिएगा, स्पेशल प्रश्न देखिएगा। अगर ये ऐसे उल्टा चलता जाए और डाटा 3 + 2 + 1 अगर 1 पर खत्म हो तो नोट करिएगा जो बीच वाला संख्या होता है जहां से उतरना शुरू होता है, यानी 99 तक चढ़ा, यहाँ पर 99 तो रहा होगा और 99 तक चढ़ा और फिर 99 से रिपीट कर रहा है, तो जो अंक होगा उसी का वर्ग हो जाएगा, यानी 100 का वर्ग। तो यही कितना हो जाएगा जी? आपका 10,000 हो जाएगा। अर्थात अगर यही बात करें 1 से लेकर के अगर 1 + 2 + 3 + डाटा अगर आप कर रहे हैं 49 + 50 रहे और फिर 50 से उतर जाए, अगर ऐसा कुछ रहे तो क्या कर देंगे? 50 का वर्ग कर देंगे, 2500 आंसर हो जाएगा। तो ये सब सवाल आपको आने चाहिए। तो ये 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन 100 तक के क्वेश्चन बनते हैं, सब नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका पहला प्रश्न जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। और ये जो 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन है ना, ये एसएससी का तो क्वेश्चन है ही। और ये जो अभी हाल ही में 2020 में यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर में ये हूबहू क्वेश्चन आया था। ठीक है ना? हूबहू क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन। चलिए, तो और ये एसएससी सीएचएसएल का भी क्वेश्चन है। चलिए अगला जरा क्वेश्चन जरा देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1/3
tan a प्लस cot a बराबर अगर x। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, दो तरीका होता है। पहला तरीका, हमेशा जो कोण a होता है ना, अक्सर करके आप हमेशा 45 डिग्री रखा करिए। कितना? 45। 45 पर बहुत से आंसर आपके आ जाते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 1/tan 45 आप प्लस कितना हो जाएगा हो, cot 45। जरा बताइए दोनों कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 अर्थात 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब जरा देखते हैं कि जो ऑप्शन है ऑप्शन से खेलते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो cos a इंटू साइन ए, तो इसका मान हम क्या रख देंगे हो, cos 45 गुणे साइन 45। cos 45 का मान होता है 1/2 और इसका भी मान होता है 1/2। गुणा करेंगे तो 1/2 1/2 के बराबर हुआ। अर्थात जो इसकी वैल्यू हुई वो cos a इंटू साइन ए। कि अगला वाला भी प्रयोग करेंगे ऑप्शन रख करके, नहीं ना करेंगे तो इसी पर हो जाएगा। बाकी प्रयोग करके 45 पर रख दीजिएगा, बाकी नहीं आएंगे। तो ये तो हुआ ऑप्शन से। दूसरी बात, इसको अगर बात करें कि बेस से लगाना है तो जरा देखिएगा क्या करेंगे। 1 ये tan a है ना, तो tan a को क्या लिख सकते हैं महाराज, साइन ए बटे cos a। आप प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा साइन ए। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए तिरछे तिरछा गुणा हो जाएगा। अब फाइन में का से एलसीएम होगा तो जाकर के छलांग मार करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर के बाद वहां से साइन का साइन में गुणा होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए आ प्लस कास स्क्वायर ए आ बराबर यही एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। तो कहा आ गया आपका cos a इंटू साइन ए बराबर x। यही तो आया था ना, यही तो आया था ना। नोट करके जरा सा फार्मूला लिखिएगा, तो फार्मूला जरा लिखिएगा इसका नोट करके। फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला लिखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगला फार्मूला लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अगला लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये सब फार्मूले हैं, नोट करके इसको लिख लीजिएगा। इसकी जरूरत भी बीच बीच में क्या पड़ती रहती है, ठीक है ना। चलिए, तो आज कभी भी त्रिकोणमिति के जब सवाल है ना, तो अक्सर करके आप अगर थीटा का मान 45 रख देंगे ना, तो मैक्सिमम सवाल के आंसर आ जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से अलजेब्रा में 1 2 3 -1 -2 -3 और 0 रखने पर आ जाते हैं, उसी तरीके से इसमें आ जाते हैं। और अलजेब्रा में ये मान मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आता रहेगा तो बताते रहेंगे हम आपको, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा जो जरूरत है, ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए। अगला जरा क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्या करा, शिल्पी ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कर दी है, जो क्रमशः 10% और 12% का रेट है। मतलब एक पर 10% है, एक पर 12% है। अब कितना साल के लिए दे रहा है, ये साधारण ब्याज दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज अब 3 वर्ष के बाद में, मतलब इसका भी 3 वर्ष और इसका भी 3 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो 10 तिहाई 30% ये हो गया, और अगर ये देखा जाए तो 12 तिहाई 36% हो गया। कुल ले देकर के अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 30 और 36 66% हो गया। यानी ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, ब्याज। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, तो हर साल ये वही ना होता है। अगर एक साल 10% तो 3 साल कितना 30%, एक साल 12% तो 3 साल कितना 36%, तो कुल ब्याज ले दे करके कितना 66%। अब देखिए क्या कह रहा है, चिल्ला करके कह रहा है। कैसे, जैसे हम चिल्ला रहे हैं, कह रहा है कुल ब्याज 3300 रुपया है। इसका मतलब है चाहे हम कहें 66% और चाहे कहें हम 3300 रुपया, तो 66% बराबर कितना हो 3300 रुपया। तो अब बताइए मूल राशि आपकी कितनी होती है, 100 न होती है हमेशा। तो 66 बराबर अगर 3300, तो 100 बराबर, तो 3300 गुणे तिरछी तिरछा गुणा न करते हैं 100, ये बटा न हो जाएगा 66। तो 33 दूना 66 और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। कितना आ गया हो 5000 रुपया। ये कौने बैंक में आया, एक बैंक में ना आया, और आपको चाहिए दोनों बैंक, तो प्लस 5000 रुपया इक्वल टू 10,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। 10,000 आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो इस पर भी लगा सकते थे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, जिसे आप PRT बटा 100 कहते हैं ना। तो यहाँ पर बेजवा हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते, यहाँ पर नोट करिएगा 1000 तो आ ही गया है, हम आपको बेस बता देते हैं। सॉरी 10,000 तो आ ही गया है ना, बेस बता देते हैं। अगर बात करें ब्याज 1 की,
तो ब्याज 1 बराबर मूलधन हमको नहीं पता, दर हमको 10% दिया है पहिल का, समैया दिया है 30 अब बटा 100। बोलिए कोनो फाफत? बिल्कुल भी नहीं है। ब्याज 2 अगर ज्ञात करें तो ब्याज 2 बराबर मूलधन हमको नहीं पता, अब रेटवा दिया है 12%, समैया 3 वर्ष बटे 100। अब दोनों उनको जोड़वा कह रहा है कि कुल ब्याज वाले देकर के 3300 रुपया ना है, तो ब्याज 1 प्लस ब्याज 2 बराबर 3300 रुपया बराबर क्या क्या कामन है जरा देखिए, मूलधन गुणे 3/100 कामन है, मूलधन गुणे 3/100 कामन है। कोष्टक में क्या बचा हो 10 जोड़ रहे हैं ना, तो 10 + 12 अर्थात 22 बचा, यही ना बचा। तो बस इसी को काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, यही ना। 3 का नाम और जरा देखिए मूलधन आपका कितना आ गया जी, 10,000 रुपया आ गया। सॉरी 10,000 और ये 2 से कटेगा ना 5,000, हाँ 5,000 आ गया। तो एक बैंकों पर 5,000, तो दूसर के बैंकों पर भी समान राशि न दी है, तो 5 5 10। तो आपको बताइए ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगाएंगे? अब आपको एग्जाम में ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको जल्दीबाजी में करना पड़ेगा। अच्छा एक और सवाल बता रहे हैं, इसी पर चेंज कर दे रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, कुल ब्याज दे रखा है ना, 16 चेंज कर दे रहे हैं। कह रहा है कि शिल्पी ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, करने दो उसको। कह रहा जो क्रमशः 10% और 12% की दर से समान ब्याज साधारण ब्याज देते हैं, ठीक है देने दो उसको। 3 वर्ष के बाद से उसे 3300 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने 3300 रुपया अधिक बोल दिया। अब जरा देखिएगा, यहां पर कुल था तो जोड़े थे, वहां पर काहे हो घटाएंगे ना, तो 12 तिहाई 36 और 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 ना, अब 12 तिहाई 36। तो अब दोनों उनका अंतर लेंगे, काहे कि अधिक बोला है, इसका मतलब कभी भी बोलेगा अधिक या कम का प्रयोग करेगा तो हमेशा दोनों परसेंटेज का अंतर ले लेंगे। तो उस दशा में आपका आंसर कितना आ जाएगा हो, तो 30 और 36 का अंतर लेंगे, तो आपका जो 30 और 36 का अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 6% बराबर, मान लेते हैं रुपए वाई है, तो 6% बराबर 3300 रुपया। 6% बराबर 3300 रुपया, तो 100% बराबर ज्ञात नहीं कर लेंगे, 100 गुणे 3300 बटा 6 रुपया, ये ना हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30 और कितना आ गया हो 55,000 रुपया। एक बैंक में उसके 55,000 रुपया है, तो 2 बैंकवा में दोनों खातवा में अगर उसके बात करा जाए तो 1 लाख कितना 55,000 ना, तो 1,10,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बात को समझिए कि अगर यहीं पर अगर उसके अगवा 3300 के अगवा अधिक या कम लगा दिया होता तो आपका ये आंसर आता। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए तो इस पर एक सवाल और बता दिए, बेसिक भी समझ गए, लेकिन आपको लगाना जल्दी से है तो सवाल को समझेंगे तो जल्दी से भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। चलिए अगला जरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, करणी में 7, करणी में 7, करणी में 7, करणी में 7 बहुत बार। अब बराबर क्या लिख रखा है, 343 पर कितना घात हो, y-1 घात है। अब जरा बता देते हैं, अगर हम इसको मान लें x बराबर करणी में 7, करणी में 7, करणी में 7 ... कई बार, 3 बार है चाहे कई बार है। तो एक बात बताइए, अगर हम इसको कर दें x बराबर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, अगर हम x बराबर इतना माने हैं तो हम इसको भी x मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7x। बोलिए कोनो झंझट नहीं समझ में आया। अरे भैया x बराबर पूरा है, तो अगर हम इसको निकाल दिए तो वो तो x1 है, अगर है पूरा x है तो वो x1 है, तो बस वही हम लिख दिए x। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो x² बराबर हो जाएगा 7x, इधर आएगा तो x² - 7x बराबर 0, तो x कॉमन है तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया हो 7, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मान कितना आ गया जी यहाँ पर 7, अर्थात जो करणीय में रहेगा ना वही आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर 8 रहता तो 8 आंसर, 9 रहता तो 9 आंसर, 10 रहता तो 10 आंसर, ये याद रखे रहिएगा। ये नोट करने वाली बात, अगर यही सवाल आ जाए तो इसका आंसर 7 हो जाता है, अगर यहीं पर 12 रहता तो इसका आंसर 12 हो जाता, 15 रहता तो 15 हो जाता बस। तो इसका मान कुल आया कितना 7, तो 7 बराबर 343, 7 पर कितना घात है 3 घात है, और इस पर कितना घात होगा जी y - 1 1 घात है, तो 7 पर 1 घात बराबर
3 का y में गुणा कर देंगे तो 3y माइनस 3, क्योंकि घातों का घात होने पर घातों का गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3y माइनस 3 इधर लपटा जाएगा तो 4 बराबर 3y, तो y बराबर 4/3। और यही पूछ रहा था कि y की वैल्यू बताओ, है ना। तो y बराबर 4/3 होगा। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि करणी में जो रहेगा अगर वो डॉट 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 n बार है तो वही उसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। क्या है, कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं। अच्छे से समझिएगा, कुल कितने लोग हैं, 50। ऐसे सवाल पर हम हमेशा ध्यान देंगे किस बात पर, पैर पर। किस पर, पैर पर। हमेशा किस पर, पैर पर। कुल पैर कितने हैं, 142। जो कुल हैं वो इसको बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब देखिए, मान लेते हैं कि 50 क्या हो, मुर्गियां हों, तो एक मुर्गी के पास 2 पैर, तो 50 मुर्गी के पास 100 पैर ना हुआ जी। अरे हुआ कि नहीं, तो 100 पैर हुआ। और अगर एक गाय के पास 4 पैर तो 50 गाय के पास 200 पैर। समझे ना क्या किए हैं, हमने क्या बोला कि पैर को बीच में रख लेना है। अब मुर्गियों को क्या करना है, 2 गोड़ होता है, 2 पैर होता है, तो 50 गुणे 2 कर लिए। हम मान करके चलेंगे कुल मुर्गियां हैं, ऐसे मान लें, वैसे यहाँ मान लें। तो बस अब इसी का अंतर निकाल लीजिए। तो कितना हुआ जी, 42 8 50 और 58, और है कितना हुआ, ये 42 हुआ ना। तो ये देखिए किससे कट जाएगा, हो ये 2 5 से कट जाएगा क्या, नहीं, 2 दूना 4 1 9 है ना, और 2 दूना 4 और 1 2 9 18, 29:21। क्या आया अनुपात, 29:21। अब जरा देखिए क्या बात है, क्या कह रहा है कि गाय कुल संख्या 50 है। इसका मतलब है 29 और 21 को जोड़ दिए, यानी 29 x प्लस 21 x बराबर यही संख्या 50, क्योंकि ये जो अनुपतवा आया है यही दोनों का योगदान है 50। तो ये बताइए कितना हो गया, 50x बराबर 50, तो x बराबर कितना आया जी, 1 आया। अर्थात ये आया 29 गुणे 1 अर्थात 29 आया, और ये आया 21 गुणे 1 अर्थात 21 आया। 21 क्या आया, गाय, और मुर्गी कितना आए, 29 आए। अर्थात आपका उत्तर कितना हुआ जी, वो होगा गाय की संख्या 21। क्लियर, बस इतना ध्यान देना है। चलिए, तो ये वाला भी क्वेश्चन पर क्या ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना है पैरों पर, और जितनी भी संख्या दी रहेगी मान करके चलेंगे कि पूरी संख्या उन्हीं की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जरा देखिए। ये देखिए घनमूल वाला क्वेश्चन है। अभी कल के क्लास में हम आपको क्लियर करा दिए थे कि 1 का इकाई अंक क्या होता है, 2 का इकाई अंक क्या होता है, 3 का इकाई अंक क्या होता है। ये सब लिखवाए थे ना आपको, लिखवाए थे ना आपको, ये सब कल ही भी लिखवाए थे। 5 का इकाई अंक क्या होता है, यही ना। 6 का इकाई अंक क्या होता है, 7 का इकाई अंक क्या होता है, 8 का इकाई अंक क्या होता है, और 9 का यही ना होता है। अब जरा एक बात बताइए, 9 होता है ना। अब जरा एक बात बताइए, जरा ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए तब ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं, चुटकियों में एकदम। 28 74 और कितना हो, 96। 28 74 96, ऐसे सवाल में हम पकड़ते हैं रेंज। क्या पकड़ते हैं, रेंज पकड़ते हैं। क्या, रेंज। रेंज देखते हैं कि किसके किसके बीच में है, किसके किसके घनों के बीच में है। रेंज क्या, घनों के बीच में देखते हैं। तो जरा बताइए, अगर हम बात करें 1 और 10 के बीच में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 और 1000 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिएगा 10 और 20 के बीच में है क्या, इसका मतलब 1000 और 8000 के बीच में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो नहीं है। तो वही देखते जाएंगे। तो जरा एक बात बताइए, क्या ये 60, अगर 60 का क्यूब का देखेंगे, 60 और 70 के बीच का रेंज देखें तो जरा 60 का कितना हो जाएगा, हो तो कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 216, अर्थात इतना 2,16,000, और ये कितना हो जाएगा 3,43,000, यही ना होगा।
अब जरा बात देखिए, इसका मतलब आपको रेंज केवल पकड़ना है। कैसे पता चलेगा कितना रेंज है? वो आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि 60 माने 6 का 216 होता है तो 3 बार ये, 7 का 343 तो 3 जीरो उसका घन। अब देखिए इसी के बीचवा में है ये, बोलिए है कि नहीं है? तो ये देखिए क्या है, 60 के रेंज में है। आप प्लस करना, इकाई अंक इसका कितना है 6, तो 1 कठोरे में इकाई अंक 6 आता है, वो हो गया 6 और उसी को लिख देंगे 66। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो आपको रेंज पकड़ना है कि वो जो संख्या जो दी गई हो वो किस रेंज के बीच में है, उसी का पहला अंकवा लिख देना है। आप प्लस जो उसका इकाई अंकवा होगा 6 है तो 6, 4 रहता अगर वाला, मान लेते हैं कोई ऐसा देता है जो 4 वाले का अगर वर्गमूल रहता है जिसका इकाई अंक हो तो वो हो जाता है। बस इसमें यही ध्यान देना है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो ऐसे सवाल में, घनमूल वाले सवाल में आपको क्या ज्ञात करने हैं? रेंज ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? रेंज। बस। हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कर रहा है। राजीव ने एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। माने अनुत्तीर्ण हो गया तो क्या अगर पास होना रहता अगर इसको तो क्या हुआ होता, 20% अंक पाया। अगर 11 अंक और पाया होता तब जाकर के कहीं पास होता। बोलिए कोई दिक्कत? 11 ये अंक है, ये परसेंटेज है। और अगला वाले में क्या कर रहा है कि 50% जब अंकवा पा रहा ना तो 4 नंबर ज्यादा पा जा रहा है। किससे? पास होने वाले अंकवा से, पास होने वाले अंकवा से। तो क्या कर लेंगे हो, दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 का अंतर 30%, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर का मतलब क्या होता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 11 4 15 अर्थात। और कभी भी एक अगर 11 कम पा रहा है और 4 ज्यादा पा रहा तो उसको जोड़ लेते हैं, आप परसेंटेज को घटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 30% बराबर 15 है। तो आपका जो परीक्षा होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अगर आपका परीक्षा का अंक पूछे, वैसे परीक्षा का अंक उत्तीर्णांक पूछ रहा है केवल और केवल, ठीक ना, अंक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर 100% निकाल सकते हैं। चलिए आपको पहले प्रश्न ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करा, उत्तीर्णांक बताओ ना। तो उत्तीर्णांक कितना, चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकालिए, कहीं से भी निकालिए। तो इससे निकाल लेते हैं तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 15 बटा 30, तो 15 दूना 30 और 2 दहाई 10, यानी कितना हो गया ये 10 हुआ ना। तो ये 10 अंक आया, कितने और चाहिए इसको, 11 और चाहिए, तब ना जाकर के पास होगा। तो पास वाला कितना अंक हुआ, 21 अंक हुआ। इससे आप लगाते तो भी लग जाता है। तो 30 बराबर देखिए 15 है, तो 50 बराबर कितना, 15 गुणे 50 बटा 30, यही ना, 15 दूना 30 और 2 25 में इतना। तो 25 अंकवा ये, और 4 ये ज्यादा पा गया तो 4 घटा दीजिए, 21 आया कि नहीं आया। और अगर पूछता है इसका पूरा पूर्णांक बताओ तो 30 बराबर आपका आया 15, तो पूछ रहा है 100 बराबर कितना, क्योंकि 100 पूर्णांक होता है, मतलब 100% मेन पूर्णांक माना जाता है, तो बटा 30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना 50 अंक। 50 अंक क्या है आपका पूर्णांक है। तो आपको सब कुछ पता चल गया। तो ऐसे सवाल को ऐसे लगा लेना है, ठीक है। तो परसेंटेज का अंतर ले लेना है और जो नंबर उसके ऐड कर देने हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। हम आपको बोले थे, फिर से नोट करिएगा, अंकित या क्रय या लाभ हानि की बात करें, अगर या बट्टा की बात करें तो आपके पास एक ही फार्मूला होता है, विक्रय बराबर विक्रय, विक्रय बराबर विक्रय। तो विक्रय क्या, अंकित मूल्य पर जो छूट होता है वही विक्रय मूल्य के बराबर होता है। यानी अंकित मूल्य पर अगर छूट दे दिया जाए तो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। वैसे यहाँ पर क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100, यही ना होता है। तो ये आपको फार्मूला भी बन गया। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि कितना कीमत होनी चाहिए। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 100, कितना है क्रय मूल्य है 100, और तो ये बताइए अंकित मूल्य क्या करा, अधिक अंकित करना ना। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो हो गया वो इससे से अधिक कर रहे हैं, यानी 100 प्लस x हो गया। नहीं समझे, क्रय को 100 मान लिए और अंकित उससे कुछ अधिक होना चाहिए, तो क्या करा, कुछ अधिक है, हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता कि कितना अधिक, हम x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हो, अंकित का मनवा 100
आप प्लस यक्स रख देंगे गुणे छुटवा कितना है देखिए 20% की कटौती यानी 80 बचा तो 80/100 कर देंगे। अब बराबर क्रयवा कितना माने हैं 100 माने हैं क्या करा लाभ चाहिए ना तो 120/100 100 से 100 कट जाएगा और बोलिए कट जाएगा ना कितना 40 दूनी 80 और 40 तिहाई 120 तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो और 2 का इधर तो 200 प्लस 2x बराबर ये 300 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो ये 200 उधर जाएगा छलांग मार करके तो माइनस हो जाएगा तो 200 300 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 50 है x की वैल्यू 50 x की वैल्यू 50 यानी अंकित मूल्य कितना आ गया 100 + 50 अर्थात 150 कितना अधिक हुआ 50% अधिक हुआ। यही आपका आंसर है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थियरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखिएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका प्रश्न का भी आंसर और इस पर सवाल खूब बनते हैं ठीक ना। कभी कभी एग्जैक्ट मान ही दे देता है और कभी कभी यो देता है न तो लाभ हो और न तो हानि हो। क्रय मूल्य पर 50% अगर अधिक अंकित कर दिया जाए, क्वेश्चन जरा बना लिया जाए कि क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया जाए और न ही लाभ हो न ही हानि हो तो छूट बताइए कितना। तो आपको क्या करना है क्रय मूल्य 100 रख दीजिएगा और अंकित मूल्य 150 रख दीजिएगा। न तो लाभ न तो हानि अर्थात 100 रहेगा तो 100/100 अर्थात कट जाएगा। इधर केवल केवल क्रय मूल्य बचेगा तो क्रय 100 इधर 150 और 4 माइनस छूट बटे क्रय। तो सर जरा सॉल्व कर लिया जाए तो 150 बराबर 100 गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर 100 आ जाएगा। 50 दूना 100 50 तिया 150 ये 100 दूना 200 न हो जाएगा यानी 300 माइनस छूट बराबर 200 तो इधर आ जाएगा। तो छूटवा कितना हुआ जी 100% हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हाँ अरे सॉरी ये 3 का गुणा नहीं किया अंदर है ना तो 3 गुणे छूट और यही क्या हो जाएगा 4/3 अर्थात 33 1/3% छूट। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं ना तो लाभ ना तो हानि वाले सवाल देखे होंगे आप। तो बस कुछ नहीं करना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अंकित मूल्य रख देना 50% अधिक क्रय मूल्य होता ना, बाकी आपको लगाने आता ही है। तो कभी भी अगर अंकित क्रय लाभ हानि बट्टा अगर ये सब सवाल में एक ही पाप एक ही जगह दिख रहे हैं तो यही लगाइएगा फार्मूला जो बताया गया है अभी को ठीक है, यही लगाइएगा और तुरंत लग जाएगा ये सवाल। जरा अगला देखिएगा कर आप 25 लीटर नमक के घोल में यानी 25 लीटर नमक के घोल में क्या कर रहा है नमक की मात्रा यानी घोल 1 की अगर बात करें अगर इसमें नमक टोटल नमक की हम बात कर रहे हैं केवल तो नमक की मात्रा में घोल 1 में कितना है 6% है। जरा अगला वाला बात क्या कर रहा है कि तदनुसार उस घोल में कितनी पानी और मिला दिया जाए। तो जरा देखिएगा फिर घोलवा में पानी मिला रहा है लेकिन नमकवा नहीं मिला रहा है, पानी तो मिला रहा है नमकवा नहीं मिला रहा है तो 0% मान लेते हैं भैया। नहीं समझे का पहले के वाले में 6% है दूसरे के वाले में क्या करा कितना पानी मिला जाए, पानी नहीं मिला रहा है नमक नहीं ऐड किया, अगर नमक ऐड किया होता तो परसेंटेज लिख देते, नहीं ऐड किया नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है भैया। अब क्या कर रहा है तो नमक की मात्रा 5% हो जाए तो जब दोनों मिलेंगे 5% होगा। आपको बताए थे कि एलिगेशन मेथड छाप दीजिएगा तो जरा छापिए। इन दोनों का अंतर कितना हुआ जी 5 हुआ, इन दोनों का अंतर 1 हुआ, 5:1 के अनुपात में आ गया। अब जरा देखिए क्या कर रहा है तो 50 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है तो जरा 5 बराबर अगर 25 तो 1 बराबर कितना 5 ना हुआ तो घोल 2 वाले में 1 बराबर कितना आ गया 5 यानी 5 लीटर आपको नमक की मात्रा क्या करनी पड़ेगी जी डालनी पड़ेगी क्योंकि 25 लीटर घोलवा पहला वाला था जिसमें नमकवा था यही ना था। तो 5 बराबर 25 तो 1 बराबर 5 और ये 1 के अनुपात में आया तो 1 बराबर 5 अर्थात घोल 2 में 5 क्या नमक की मात्रा हो जाएगी उस समय कब जब 5% करना पड़ेगा तब। अब फिलहाल में पानी मिला रहा था इसी वजह से उसको हम 0 मान लिए तो बस ये आंसर हो गया आपका। इसका आंसर आ गया 5 लीटर। अब फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन जरा देखिए नोट करके लिखिएगा अगर x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 अगर इस टाइप का हो या ये ना हो तो भी ये जानते हैं क्या होता है ये x माइनस पी बराबर 0 अलग अलग ये सब 0 हो जाते हैं, y माइनस क्यू बराबर 0 जेड माइनस आर बराबर 0
तो x बराबर क्या मान मिल जाएगा, p मिल जाएगा, y बराबर q मिल जाएगा, z बराबर r मिल जाएगा। इसको नोट करके लिखिएगा। अगर कह दीजिए कि दुइया रहता तब तो दुइया पर काम करते, तब ये दुइया मिलता, ये तीसरा नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल पर आ जाते हैं जरा, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, सॉरी 5 है, प्लस z-4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जरा बताइएगा x-3 बराबर 0, y-5 बराबर 0, z-4 बराबर 0, तो क्या होगा हीरो। तो x बराबर 3, y बराबर 5 और z बराबर 4। कोई झंझट, बिल्कुल भी झंझट वाली बात नहीं है। अरे बोलिए है कि नहीं, नहीं ना है तो बोलिए। अब देखिए क्या कर रहा है, x² बटा 9 बहुत अच्छे से पूछ रहा है, y² बटा 25, और इसको लग रहा है कि आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये गलत जान रहा है, ये गलत जान रहा है कि आप नहीं लगा पाएंगे। जरा लगा के इसको फेंक दीजिए। तो इसका मान 3 है तो 3 का वर्ग 9, 9 बटा 9 अर्थात 1 आया। y का मान 5, 5 का वर्ग 25, 25 बटा 25 1 आया। z का मान 4, 4 चौको 16 1 आया। आपका आंसर कुल आया 3, यही आपका आंसर था। तो नोट करके इस बात को लिखिएगा, इस बात को नोट करके लिखिएगा। अगर दुइया रहता तो दुइया पर लगाते, क्यों लिए 2 वाले हो जाते। तो ये नोट करके लिखने वाली बात है, ठीक है ना। उसी पर सवाल था, ये यही ना सवाल था। तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो हाँ जरा अगला देखिएगा, कर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जरा आप आंसर बताइए। हम आपको बताते हैं कि 2 वर्षों में अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर की बात करेगा, तो जो फार्मूला होता है लिखिएगा P/R/100 का होल स्क्वायर। और अगर बात करें यही अंतर, या तो SI गुणे R बटा 200 होता है, ये भी एक अंतर होता है CI और SI का, ये भी फार्मूला होता है। ये अंतर का चिन्ह, ये अंतर का चिन्ह, ठीक है ना, ये होता है। और अगर बात करें 2 वर्षों के लिए SI और CI का जो अनुपात होता है वो होता है 1 + R/200। ये तीनों 2 वर्षों के लिए होते हैं फार्मूला। और अगर बात कर रहे हैं कि 3 वर्षों के लिए अगर अंतर CI और SI का अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है जी, P/R/100 का होल स्क्वायर गुणे 3 + R/100। ये सब फार्मूले नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखिए इसी पर SSC MTF ने भी हाल ही में सवाल पूछा है। और जरा देखिए अब अपने सवाल को लगा लीजिए। क्या करा, 2 वर्षों के लिए 5% रेट है, अंतर 25 है, तो 25 से बराबर क्या कर देंगे हो, मूलधन गुणे R का मान 5 है तो क्या हो जाएगा 5 × 5 बटे 100 × 100, क्योंकि R/100 का होल स्क्वायर है। तो R का मान है 5 और 100 का स्क्वायर माने 100 × 100, तो 5 × 5 = 25, तो इधर आ जाएगा। तो अर्थात P बराबर 10,000 रुपया। ये आपका मूल राशि होगा ना, ये आपका मूलधन है। तो बस ये आंसर आपका हो गया। तो ये सब नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर कभी दे दे कि रेट अगर केवल दे दे 5%, तो CI और SI में अनुपात बताओ, तो 5/20 होना हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, वो 1 ये 5 रहे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 40 हो जाएगा। तो 40 का नाम 40 और 41/40 अनुपात हो जाएगा CI और SI में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सब 2 वर्षों के लिए था, जो ऊपर के फार्मूला और नीचे वाला केवल 3 वर्षों के लिए है। अब अगले सवाल पर चला जाए, है ना। अगला कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 18 अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ होता। आपको बोले थे हम कि अगर लाभ की बात करें, हानि की बात करें, एक जैसों की बात करें, तो इन लोगों को हम अंतर लेंगे, यानी घटा देंगे। क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, अंतर लेंगे। और अगर लाभ हानि की बात करें या हानि लाभ की बात करें, तो इन लोगों को क्या कर लेंगे महाराज, जोड़ लेंगे। कब, जब प्रश्न में अधिक या कम की बात कर रहा हो। तो यहां पर जरा देखिए, 18 अधिक की बात कर रहा है, अधिक की ना बात कर रहा है, तो लाभ है, तो अंतर न लेंगे। तो 15% और 18% का अंतर कितना हो जाएगा, हो 3%। अब वही उसके बराबर कर देंगे, जहां अधिक या कम कहेगा इसका मतलब 18 के बराबर कर देंगे। तो 3 बराबर अगर 18, तो 100 मूलधन पूछना रहा है, लागत मूल्य न पूछ रहा है, तो लागत मूल्य होता है 100। तो 100 बराबर कितना, 100
2×18/3 छक्के 18 और 600 रुपया आपका लागत मूल्य हो जाएगा। तो इस बात को नोट करके लिखिएगा कि अगर ये बातें आ रही हैं और प्रश्न में अधिक या कम की बात कर रहा है, लाभ लाभ की बात करेगा घटा दीजिएगा, हानि हानि की बात करेगा घटा दीजिएगा, जितना रुपया कहेगा उसी के बराबर कर दीजिएगा, लाभ हानि की बात करेगा जोड़ दीजिएगा, हानि लाभ की बात करेगा जोड़ दीजिएगा, जितना अधिक या कम कहे। अगर यही लाभ और हानि की बात करता तो हम जोड़ देते, तो 15-18 जो जोड़ करके आता वो हो जाता आपका 33, ठीक है ना। तो 33 बराबर तब जाकर के कुछ रुपया दिया रहता है, मान लीजिए दिया रहता 660 रुपया, मान लेते हैं, है ना। तो ये सवाल हो गया। हाँ, अगला जरा देखिए, कह रहा है एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, देखिए ये होता है वृत्त, और ये जो बना है ना ये वृत्त की परिधि होती है। अब वृत्त की परिधि के अगर फार्मूला लिखेंगे तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपका 2πr। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो होता है πr², और अगर व्यास की इसकी बात करें तो व्यास इसका क्या होता है 2×r। ये सब फार्मूला लिखिएगा। अगर देखिए ये इसका केंद्र होता है, क्या होता है केंद्र होता है। अगर केंद्र से होकर के अगर इसकी परिधियों को अगर टच कर रही है उसे हम कहते हैं व्यास। उसे क्या कहते हैं जी, व्यास। इसका मतलब है ये व्यास है, और व्यास का आधा मानिए ये त्रिज्या है, यानी पूरा का पूरा व्यास है, पूरा का पूरा व्यास है, और यहां से यहां तक की बात करें तो त्रिज्या है, ठीक है ना। और अगर ये बात करें कि अगर हम पूछें ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या है, ये है जीवा। क्या है जीवा, ये केंद्र से होकर के नहीं जाती है। बस इसका जीवा और व्यास में इतना अंतर है कि जीवा केंद्र से होकर के नहीं जाती है, लेकिन व्यास जब भी जाती है ये दोनों छोड़ के टच करती है, जब भी जाती है तो केंद्र से होकर के जाती है, ये केंद्र से होकर जाएगी, ये केंद्र से होकर जाएगी, ये सब केंद्र से होकर के जाएगी व्यास, ठीक ना। आज जीवा ये सब जीवाएं हैं, ये सब जीवाएं हैं। अब आ जाते हैं सवाल पर। तो जीवा व्यास त्रिज्या के बारे में समझ गए होंगे, अब जरा सवाल भी लगा लेते हैं। हाई सब बतिया नोट करके लिख लीजिएगा। तो जरा देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जरा देखिए, अगर ये वृत्त की जीवा है तो ये इसकी त्रिज्या है, जाहिर सी बात है। तो ये त्रिज्या है तो तीनों भुजैया क्या हो गई, बराबर हो गए। और आपको बोले आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण का योग होता है, अंतःकोण का योग नोट करके लिखिएगा, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब यही हो गया, इस समबाहु त्रिभुज हो गया ना जी, इस समबाहु त्रिभुज ना हो गया, जिसका क्षेत्रफल करने में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। बोलिए होता कि नहीं होता है। और अगर परिमाप की बात करें, इसका परिमाप की बात करें तो 3 गुणे भुजा होता है, क्योंकि भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो ये भी नोट करके लिखिएगा। अब जरा देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो अगर तीनों भुजैया बराबर हुआ तो कोणों बराबर हुआ तो बट्टे 3 कर देंगे, उस दशा में हो जाएगा 60 डिग्री। तो नोट करके लिखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री, अर्थात ये कितना आया जी 60 डिग्री। अब देखिए क्या कर रहा है, परिधि पर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है मान लेते हैं यहीं पर है, कह रहा है इस जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा। इस जीवा द्वारा ये जीवन है, ये यहाँ पर देखिए ताक रहा है और यहाँ ताक रहा है, अर्थात ये कोण पूछ रहा है। तो आप नोट करके लिखेगा कि जो केंद्र पर बनता है कोण वो दुगुना होता है परिधि पर बने कोण के। नोट करके लिखेगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के क्या होता है, दुगुना होता है। ये ज्यादा बनता है और ये आधा बनता है, ये ज्यादा ये आधा, ये ज्यादा ये आधा। तो यही ध्यान दीजिएगा। तो जब आधा करेंगे तो 30 डिग्री ना हो जाएगा, तो 30 नोट करके लिखिएगा, बाकी ये सब उतार लीजिएगा, ठीक है ना। बस तो इसका आंसर हो गया आपका 30 डिग्री। तो बस ऐसे मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, सफलवा तो होना ही होना है। वो कहा जाता है ना कि सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूं, उठा करके कलम और पन्नों में खो जाता हूं। कब दोपहर होती है और कब शाम होती है मुझे कुछ होश नहीं होता। जब कलम बेहोश होती है तो मैं सो जाता हूं। तो आपको ही ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। कलम को बेहोशी हालत में कर दीजिए। ये दर्द करना चाहिए, उंगलियां ये दर्द करना चाहिए। अगर ये दर्द करेगा, जितना दर्द करेगा जीवन में आपको उतना आराम मिलेगा भविष्य में, ठीक है ना। तो बस तो आज घिस लीजिए, कल आपका दिन होगा।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में, यानी तीनों लोग हैं, ए है, बी है और सी है, और ये क्या कर रहा है 10 दिनों में काम कर रहा है। अभी कितने दिन में काम कर रहा है 12 दिन में, सी 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इसकी कुल काम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा वो 60 काम हो जाएगा। तो इसकी क्षमता निकालते हैं, तो क्षमता बराबर क्या होता है जी, क्षमता बराबर नोट करिएगा, क्षमता बराबर कुल क्या होता है काम, कुल काम बटा समय। तो कुल काम 60 है, ये कितना हो जाएगा, ये समय न हो है तो क्या हो जाएगा 60 बटा 10 यानी 6, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, यही ना हो जाएगा बस। यानी इसकी क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया 6:5:4। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मजदूरी वाला देता है ना तो हमेशा उसकी क्षमता का अनुपात ज्ञात करिएगा, क्षमता का अनुपात आपको ज्ञात करना है कभी भी मजदूरी वाला प्रश्न दे। अगर क्वेश्चन बना दिया होता कि तीनों मिलकर के उस कमाओ को कितने दिन में कर देंगे, तो 6 5 11 4 15, तो हो जाता 60/15, अर्थात 4 दिन में कर देते ना। तो बस अगर ये हो जाता कि तीनों एकांतर काम कर रहे हैं तब कितने दिन में कर देते, तो एक दिन में 6 काम, दूसरे के दिन में 5 काम, तीसरे के दिन में 4 काम, यानी 6 5 11 4 15, तो 3 दिन में 15 काम। तो इधर क्या कर देंगे 60 काम कराना ना, तो 4 का गुणा कर दिए, तो इधर 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हो 12 दिनों में 60 कामवा पूरा हो जाएगा। जब एकांतर काम करेंगे तो 12 दिन इन गधों को लगेगा, ए को, बी को और सी को। लेकिन ये सब नहीं पूछ रहा है, तो जरा देखिए जो पूछ रहा है उसको लगा लिया जाए। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो बता दो ना भैया, सी का हिस्सा 4 है, 4/6 5 11 4 15 गुड़े कितना हो 4500, बस 15 3 4500 और 3 चौक को 1200 रुपया। सी का हिस्सा हो गया। ए का भी हिस्सा बता सकते हैं आप, बी का भी हिस्सा बता सकते हैं आप। बी ए का हिस्सा 6/15 गुड़े 4500, इसका हिस्सा 5/15 गुड़े 4500, आपका आंसर हो जाता है ना। तो ये सब सवाल बनते हैं आपके। और एक सवाल और एक्स्ट्रा बता दिए, तीनों का काम एकांतर काम, और भी सवाल बनते हैं। सवाल तो खूब बनते हैं, ठीक है ना। समझेंगे तो सब सवाल बनाना सीखेंगे, बीच बीच से कोई करेगा कोई नहीं करेगा, सब काम सीख जाएंगे, ठीक है ना। जरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार है जो 480 किलोमीटर की गति 480 जा रही है, ठीक है ना, 480 किलोमीटर की गति जा रही है। कार की गति अगर 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, 20 किलोमीटर क्या किया जाए बढ़ा दिया जाए, तो समैया जो है वो 2 घंटे कम लगेगा, 2 घंटे कम लगेगा। पहला ऑप्शन जरा देखिए, पहला कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगा लिया जाए। बेस आप लगा लीजिएगा, बेस का फार्मूला होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, यहीं से लगाना है। यहाँ पर हम कहिए तो लिख देते हैं, आप नोट करिएगा। एक कार समान गति से 480 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं कि चाल यक्स है और समय टी लग रहा है, समय टी लग रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हो 480/t, समीकरण नंबर 1। अगला बात कर रहा है यदि कार की गति 20 किलोमीटर अधिक होती, अब 20 कर दो अधिक, तो x + 20 बराबर दूरिया वही न है, समैया करा 2 घंटा कम लेता, तो कम ले लिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा लेकिन बता ही देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सही समय पूछ लेता तो यह तो हो सकता है ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, तो x से x घट जाएगा, बचेगा इधर 20। बोलिए बचेगा कि नहीं। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 480 पहले तो कॉमन हो जाएगा, तो 1/t - 2 और -1/t ये न हो जाएगा। तो जरा देखिए इससे कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 1 बराबर 24 और ये t माइनस टी का गुणा +2/t × t - 2 हो जाएगा ना, t से t कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा t² - 2t बराबर 24 दूना 48। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसको लिख लिया जाए t² - 2t - 48, ये ना होगा, हाँ 48 बराबर 0। अब 48 का हम क्या करेंगे हो, गुणनखंड करेंगे ना। तो गुणनखंड क्या करते हैं, ऐसा गुणनखंड करते हैं जो गुणा करने पर यह जाए और घटाने या जोड़ने पर 2 आ जाए। तो 6 और 8, 8 छक्के 48 और 8 में से 6 जाए 2, तो माइनस चाहिए ना हमको, तो माइनस वाला चाहिए, इसका मतलब ये माइनस के साथ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +6, बस बराबर 0। तो टी का मनवा कितना मिल गया 8, टी का मनवा
8 अरे टी प्लस 6 बराबर 0, माइनस वाला छोड़ देंगे तो टी माइनस 8 बराबर 0, तो टी बराबर 8। यानी सही समय कितना है, सही समय है उसका 8 घंटे। कितना, 8 घंटे। अब जरा बताइए, अगर चाल निकालना होगा तो 8 कर देंगे यहाँ पर, तो 8 छक्के 48, आपका आ नहीं गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं 45 किलोमीटर पे, और दूसरा क्या ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा क्या ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा क्या ऑप्शन है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरा देखिए, अगर 45 से लगाया जाए तो 45 से सबसे पहले इसको काटिए। 45 से पूर्ण रूप से कटेगा, नहीं कटेगा। आपको बताएं समय 2 घंटे का अंतर आना चाहिए, तो 45 से तो कटबा नहीं करेगा, तो 45 में जब 20 जोड़ेंगे तब कट जाएगा का, तब वो नहीं कटेगा, क्योंकि एक बार ही चल गया और एक बार क्या हो जाएगा 45 20 65, एक बार ये चल गया। वैसे यहाँ पर एक बार 70 हो जाएगा, ये एक बार 80 हो जाएगा, और एक बार 90 हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि 20 अधिक है अगले बार में बदमा में। तो जरा देखिए, न 45 से कटेगा न 65 से कटेगा, 50 से भी नहीं पूर्ण रूप से कटेगा, 70 से भी नहीं कटेगा। 60 पे देखिए, 60 पे इसको काटेंगे जब हम तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में। और जब हम 8 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। दोनों उनका अंतर कितना है, वो 2 घंटा, अर्थात 60 सही है। आप 70 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, अर्थात तो आप देख करके बता सकते थे। ये सब ट्रिक देखिए, ये भी लगाना जरूरी है। अगर सही समय पूछ देता तो आप ऐसे बताते, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी लगाना है, तो हर तरीके से आपको माहिर फातिर खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ठीक ना। चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड और भेद, चारों नीति अपनाना पड़ेगा आपको। तो हर तरीके से कोई भी तरीका हो, आपको सवाल लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो साम दाम दंड भेद का अर्थ जानते हैं, साम का क्या मतलब होता है। आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाएं तो मान लेते हैं साम का मतलब क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी एक लड़के को काम कराना है, तो आप बहुत उसको प्रेम से बोले, ए बाबू ये काम कर दो, इसका मतलब है कि फाम। फिर भी नहीं किया तो उसको कुछ दाम दीजिए कि 5 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, तब काम कर दो ये, तब वो नहीं करेगा, तो वो है दाम। यानी दाम भी दिए तो नहीं माना, कोई बात नहीं है। अब दंड, तो जब उसको 4 डंडा गिरेगा, हो सकता है अब काम कर दे, अब वो नहीं कर रहा है, अब आता है भेद। तो भेद मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये कह देंगे ना, ये बतिया हम तुम्हारे पापा से जा करके कह देंगे जो तुम इस समय यह कर रहे हो, तो सोचेगा कि अरे हमारी बात ये पापा को न पता चल पाए, इस वजह से कमो आप क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, कर जाएगा, वो कर जाएगा, ठीक ना। और इसी वजह से चाणक्य ने कहा था कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो हथियारों से नहीं, लाठी भाला डंडा उंडा से नहीं लड़ा जाएगा, भेद से लड़ा जाएगा। और ये वही समय है, यहां पर जिसके पास जितनी जिसकी सूचना है वो अगला कमजोर है उसके सामने, ठीक है ना। जैसे आप ही किसी का भेद जान रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके सामने कमजोर है। तो यही है साम दाम दंड और भेद, ठीक ना। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में ये वही उसी का लगभग अर्थ है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। जरा अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, गजब क्वेश्चन है। कह रहा है 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाया जाता है। तो 44 सेंटीमीटर लंबा तार एक ठो था, इसको हमने वृत्त बना दिया तरवा को मोड़ करके। मान लेते हैं 44 सेंटीमीटर तार था, इसको हमने वृत्त बना दिया। इसका मतलब है कि जब वृत्तवा बनाए तो क्या है, इसकी परिधि न है, ये परिधि न है। इसका मतलब है वृत्त की परिधि 2πr होता है, वही किसके बराबर था, 44 के बराबर। समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से देखिए 2 × 22/7 × r बराबर 44, तो 22 दूना 44, तो सॉरी 2 लिख रहे हैं, 22 दूना 44, फिर 44 कट जाएगा, r का मान आ गया 7। अब क्या पूछ रहा है बाद में, दोनों के समृद्ध क्षेत्रों का अंतर बताओ। तो इसके क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वो πr² अर्थात 22/7 × 7 × 7 आर का मान, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर हमको आ गया वृत्त का एरिया। कब, जब 44 सेंटीमीटर से इसको घेराव किया जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, करा फिर दोबारा वर्ग बनाया जा रहा है, तो वर्ग बना दीजिए, क्या दिक्कत है। तो वर्गवा बनाएंगे तो इसके परिमापक ना बात ही हो रहा है। अब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी 4 × भुजा बराबर 4 × भुजा बराबर 44। तो भुजा बराबर कितना हो, 11,
और आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 11 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 121। तो 154 को 121 में से घटा दीजिए, ये 3 आया 33 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सरल नहीं समझ में आया? तो 44 क्या था, इससे वृत्त बनाना था, परिधि, तो परिधि ना बनेगा, वर्ग बनाना था, उसका परिमाप की बात हो रहा था, बस उसी को हमने लिख दिया। यहाँ से आर की वैल्यू ज्ञात कर ली, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, यहाँ से हमने भुजा की वैल्यू ज्ञात कर ली, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, दोनों का अंतर ज्ञात कर लिए। बस अगर दोनों का जोड़ पूछता तो जोड़ बता देते, योग भी तो पूछ सकता है ना ऐसे सवाल का। तो बस इस सवाल को ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बस फार्मूला आपको पता है, फार्मूला जो नहीं पता उसको नोट करते हुए चलिए और नोट लिखते हुए भी चलिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला जरा क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या कर रहा है। एक आदमी की चाल, यानी आदमी की चाल कितना है हो, आदमी की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करा, देखिए 10 किलोमीटर इसको जाना है, यानी दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर। अब वो कैसे जाना, ऊर्ध्व प्रवाह में जाना, कैसे, ऊर्ध्व प्रवाह में। तो अगर बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल बराबर क्या हो जाएगा हो, ऊर्ध्व प्रवाह, अरे भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये प्रकार का चलिए है, तो ये क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, कोनो झंझट बिल्कुल नहीं है। ऊर्ध्व प्रवाह में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा में से कम को, माने आदमी में से आदमी कहाँ पर बैठा है 9 में, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो 4 में से 2 जाए, 2 बराबर दूरी कितना दे रखा है 10 बटा समय, तो समय इधर 2 पचे 10, तो समय बराबर कितना 5 घंटे, बस 5 घंटा लगा। यही अगर अनुप्रवाह पूछता तब क्या होता, तब दोनों को जोड़ लेते, तो 4 2 6, तब हो जाता 6 बराबर 10 बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाता है, ये 2 3 6 और 2 5 10, यानी 5 बटा 3 घंटा, तो 5 बटा 3 घंटा आंसर हो जाता है। अगर ऊर्ध्व प्रवाह की बात करता, अरे सॉरी अनुप्रवाह की बात करता, तो बस ये हो गया आपका आंसर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। हाँ, कितने क्वेश्चन और हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। क्या कर रहा है, देखिए जरा सा, a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 5। अगर कभी भी अगर ऐसा दिया रहे तो a अनुपात b अनुपात, जो c का अनुपात हो जाता है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 5, यानी जो इसके नीचे रहता है ना वो डायरेक्ट अनुपात के रूप में होता है। तो बस अब देखिए क्या करा, a प्लस b प्लस c बटा c। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया ना तो a b और c जो मान हो वही रख दीजिए, यानी 2 3 5, तो 2 3 5 और 5 10, यानी 10 बटा फी का मान कितना है 5, ये कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। ये काहे समझाएं, बस इसी के लिए समझाएं कि जो नीचे होता है वही उसका डायरेक्ट अनुपात हो जाता है, और बाकी जो मान दिया रहता है डायरेक्ट उसको क्या कर लेते हैं भाई, रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका ये आंसर हो गया, हो ना गया। हाँ, अगला जरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अंतर है 14 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक बड़ा वृत्त है और एक है छोटा वृत्त। तो छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या r है और इसका बड़ा r मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं इसका अंतर है 14 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, कोनो झंझट नहीं है। कह रहा है उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर इतना है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर, अंतर दे रखा है तो ये पाई r स्क्वायर, और एक कितना दे रखा है 1056 के, बस। तो पाई का मान हुआ जी, तो 22 बटा 7 और r स्क्वायर माइनस छोटका r स्क्वायर बराबर 1056, यही ना। 11 दूना 22, और कितनी बार में कट जाएगा, 11 9 99 और 11 6 के 66, है ना। 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, ये 48 बार में कट जाएगा। तो r स्क्वायर, अच्छा ये देखिए वर्गांतर फार्मूला है ना, तो इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, क्योंकि आपको फार्मूला बताया गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी गुणे के रूप में ये होते हैं। यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। अब बराबर ये इधर कितना हुआ, ये 7 का 48 में गुणन होगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 56 के 6 5 आया, और 5 × 4 28 और 28 5 33 या अब देखिए जरा सा, इसका अंतरवा कितना दे रखा है 14 दे रखा है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है देखिए एक जगह माइनस है ना, तो एक जगह 14 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा r प्लस r गुणे 14 बराबर 336। तो 14 से काट दीजिए, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और कितना बचा 5, तो 14 चौको 56, यानी r प्लस r छोटका r बराबर आ गया 24 और बड़ा r माइनस छोटा r बराबर आया था
14। अगर पूछता कि दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा, तब तो आपका 24 आंसर हो जाता, धीरे से हम मार देते। लेकिन इन्होंने ही पूछा है, तो जरा देखते हैं क्या पूछा है। अगर पूछेगा छोटी वृत्त की त्रिज्या का, तो दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। बड़े का पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। तो बड़े का अगर पूछ रहा हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 24 4 28 10 29, ये 19 हो जाएगा। आज छोटे का पूछ रहा है तो दोनों को घटा दीजिए 10 और 10 का आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस जो इधर रहेगा, जो इधर ये -r वाले हैं ना, तो उसको जब मान ज्ञात करेंगे कभी भी इस दफा में तो दोनों को घटा करके आधा कर दीजिएगा। अब बड़े वाले का ज्ञात करना होगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। बस, तो इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। बस, क्या सवाल में था? कुछ था? कुछ नहीं था। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। कितने सवाल है? ये लास्ट सवाल, एकदम लास्ट सवाल है। बस इतना हिम्मत तो थोड़ी और हिम्मत, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि x² + 3x + 1 बटा x² - 3x + 1 बराबर 1/2। एक तो आप सिंपल मेथड तिरछा गुणा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमको सिखाना भी आपको, उसको सिखा देते हैं। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x + 3 + जहाँ x नहीं रहता वहाँ पर बट्टे हो जाता है, जहाँ x नहीं रहता वहाँ पर बट्टे हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए x कॉमन ले लीजिए तो x - 3, यहाँ पर भी नहीं है तो बट्टे हो जाएगा, बराबर 1/2। x से x कट जाएगा। तो अब इसको हम एक पास लिख लेते हैं, तो x + 1 बटा x आप +3 को उधर कर देते हैं, और x इसको भी एक पास लिख लेते हैं 1/x और -3 बराबर 1/2। हम मान लें यहाँ पर कि x + 1 बटा x बराबर, अगर हम p मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p + 3 बटा p - 3 बराबर 1/2। अब हम आपको यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, योगांतरानुपात नियम। इसी वजह से आपको बता रहे हैं, कुछ नियम भी जानेंगे ना, इसका बहुत काम पड़ेगा। तो योगांतरानुपात नियम क्या कहता है, एक बार दोनों को जोड़ दो पहले, अब बाद में घटा दो, तो वही काम उधर भी करना पड़ता है। कैसे, जरा दोनों को जोड़िए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, p और p मिल करके 2p, ठीक है ना। फिर दोनों को घटाइए तो p + 3 आप माइनस करेंगे तो p से p इसी बार कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 6, ठीक है। इधरों जोड़ दिए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 1 में से 2 जा -1। बस, अब ये देखिए 2 3 6, तो p का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9 -9। अब p को क्या माने हैं, x + 1/x, अर्थात इसी का मान आया -9, और यही आपका आंसर हो गया। बाकी आप सिंपली भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको 2 का गुणा इधर कर दीजिए, ये 1 का गुणा कर दीजिए, फिर आपको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे कुछ सवाल थे, और बस कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के फिर हाजिर होंगे आपके ही सामने। बस आप बताते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।